जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एस्ट्रोलॉजी 5G पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी स्फेरिकल मिरर के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उस सब को हम देखेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण में हम इस चीज को समझ लेते हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं और पोल किसे कहते हैं। इस सभी चीज को पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि फोकस किसे कहते हैं। फोकस, मुख्य फोकस। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश की किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, एक ऐसे भी जाएगा, नीचे से भी जाएगी यहां से, और यहां से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस कहिए या मुख्य फोकस कहिए, बात इक्वल है। अब समझते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या देखिए, पोल और कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि इस एक गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यही है त्रिज्या। इसको आप लिख सकते हैं कि त्रिज्या इक्वल टू आर इक्वल टू यहां से यहां तक की दूरी को सीपी। ठीक है, अब समझते हैं कि पोल किसे कहते हैं। देखिए, पोल मतलब ध्रुव। तो ये जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह के मिड पॉइंट को हम ध्रुव कहते हैं, यानी पोल कहते हैं। सेम इसमें भी होता है, उत्तर में भी इसे पोल कहते हैं, इसके मिड पॉइंट को। ठीक है, देखिए, लेकिन इसमें जो फोकस है, इसमें जो मुख्य फोकस है, इसका परिभाषा बदल जाता है। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश इसे जाती है तब परावर्तन के बाद, उत्तल दर्पण है, तब परावर्तन के बाद यहां से वापस लौट जाती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश फोकस से आ रही है, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि प्रकाश फोकस से आ रही है, लेकिन वास्तव में परावर्तन के बाद यहां से लौट गई रहती है। यहां से दर्पण जब परिवर्तन होता है तो यहीं से लौट जाती है, लेकिन हमें लगता है कि ये इस पॉइंट से आ रही है। तो हमें जिस पॉइंट से ये प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण का, इसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण में जहां से प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती है उस पॉइंट को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब बाकी परिभाषा, पोल का परिभाषा और सेंटर और कर्वेचर और इसका त्रिज्या का परिभाषा इक्वल हो जाता है। जो अवतल का परिभाषा होगा त्रिज्या का, वही उत्तल का होगा। जो पोल का परिभाषा होगा अवतल में, वही उत्तल में हो जाएगा। हर चीज इक्वल होता है, फोकल लेंथ भी। यहां समझते हैं कि देखिए, पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस दूरी, यहां पे इसको समझिए, इसके बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। आई इसका आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। चूंकि ये जो गोलीय दर्पण है, ये जो दर्पण है अवतल दर्पण, ये गोले का भाग होता है। मतलब F इक्वल टू R/2 कि पोल और कर्वेचर के बीच की दूरी का आधा फोकल लेंथ होता है, यानी कि ई वाला दूरी और ई वाला दूरी दोनों इक्वल हो जाता है। तो ई वाला जो इक्वेशन है इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, वह अक्ष जो पोल और कर्वेचर को मिलाती है, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि पोल और
पोल और कर्वेचर को मिलाकर खींची गई रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें भी सेम परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, मुख्य अक्ष को समझ गए हम, वक्रता केंद्र समझ गए। देखिए अब हम समझते हैं द्वारक के बारे में। द्वारक किसे कहते हैं? द्वारक मतलब एपर्चर। तो देखिए ये जो दर्पण है, अगर हम इसको आगे तक बढ़ाएंगे, यहां तक इसको हम बढ़ा दे रहे हैं आगे तक, और ये जो सेंटर है चूंकि, तो यहां से यहां और यहां के बीच की दूरी, चूंकि इसका ये द्वार है, इसका ये गेट है, इस दर्पण का ये गेट है, इसी को द्वारक बोलते हैं। तो इसको मान लीजिए कि एम हो गया, एन हो गया। तो एम एन और एम को हम द्वारक बोलेंगे। द्वारक बराबर द्वारक या एपर्चर, इसी को इंग्लिश में एपर्चर बोलते हैं। एपर्चर एपर्चर इक्वल टू एम एन। तो चूंकि ये एक वृत्त है, तो इस व्यास हो जाएगा, यहां से यहां तक के बीच की दूरी को व्यास कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के व्यास को हम क्या कहेंगे? एपर्चर, द्वारक कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां समझिएगा साइन के बारे में, चिन्ह के बारे में। देखिए ये जो होता है एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई डैश, इसमें जो भी मान होता है प्लस में होता है। ई वाला जो मान ली 1 2 3 इस तरह करके आगे तक जाएगा, और इधर का मान माइनस होता है, -1 -2 -3, और इसमें वाई प्लस होता है 1 2 3 आगे बढ़ जाएगा, और इधर जो वाई डैश होता है ये निगेटिव होता है, -1 -2 -3। तो इसमें पहले जब लिखा जाता है, इसमें पहले तब प्लस लिखा जाता है, यानी कि एक्स पहले लिखा जाता है। एक्स यहाँ क्या है? प्लस है, और वाई क्या है? प्लस है। तो यहाँ एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, और इसमें एक्स माइनस और वाई प्लस, इसमें वाई भी, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, इसमें एक्स प्लस वाई माइनस। तो देखिए चूंकि इस साइड वाला माइनस है, तो अवतल दर्पण में देखिएगा तो फोकस किधर बन रहा है? इस साइड में, यानी कि एक्स डैश के साइड में। एक्स डैश है, इसका मतलब है इधर बनेगा तो माइनस में होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं अवतल दर्पण का फोकल लेंथ क्या होता है? माइनस में, और वस्तु को इधर ही रखते हैं, इसी साइड में, इसीलिए वस्तु की दूरी भी माइनस में हो जाती है। लेकिन इसमें देखिएगा तो ये होता है फोकल लेंथ। तो इसमें देखिएगा तो इस साइड में बन रहा है, इसलिए इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाता है और इसका निगेटिव हो जाता है। अब हम देखते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? देखिए हो गया समतल दर्पण, इसके एक पार्ट को हम कलई कर दिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम वस्तु को रख दिए। ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पे हम वस्तु को रख दिए, ये कोई वस्तु है। तो यहाँ से प्रकाश जाएगी, ऐसे प्रकाश जा रही है। तो चूंकि समतल दर्पण है, तो यहाँ से प्रकाश जा रही है, परावर्तन के बाद पुनः इसी माध्यम में लौट जाती है, इसी पे। और अवतल रहता तो इसको ऐसे लेके आते हैं फोकस से, लेकिन समतल दर्पण है तो यहीं से लौट जाएगी, लेकिन हमें प्रतीत होगा कि आगे यहां से आ रही है। ठीक है, हमें ऐसा लगेगा कि ये जो प्रकाश की किरण है यहां से आ रही है, और एक और यहां से प्रकाश की किरण चलेगा जो यहाँ पे टकराएगा पोल के पास। ठीक है, यहाँ पे टकराएगा, और यहाँ से परिवर्तन के बाद ही ऐसे निकल जाता है प्रकाश। यहाँ से प्रकाश जा रही है और यहाँ परिवर्तन के बाद ऐसे निकल जाएगी, लेकिन हमें लगेगा
कि ये प्रकाश यहां से आ रही है, यहां से, ठीक है। तो यहां पे हम इसको मिला देंगे, तो इस वस्तु का, इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब इमेज यहां पे बनेगा, ठीक है। तो जितना लेंथ का ई रहेगा, मान लीजिए कि एच है, तो एच का ए भी बनेगा। और चूंकि वास्तव में नहीं मिल रहा है, इसको हम मिला रहे हैं, काल्पनिक रेखा है, इसलिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा ई काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, और वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी होगा। तो इसका नेचर लिख देगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो उसका नेचर क्या रहता है, इस सीधा बनेगा, इरेक्ट सीधा बनेगा, और काल्पनिक बनेगा, वर्चुअल बनता है, ठीक है। अब सेम साइज का, जितना साइज का ई रहेगा उतना ही साइज का प्रतिबिंब भी बनता है, सेम साइज का। इसका नेचर क्या है, इरेक्ट सीधा होगा, वर्चुअल होगा, काल्पनिक होगा, और सेम साइज का होगा। जितना साइज का वस्तु होगा उतना ही साइज का यहाँ प्रतिबिंब भी बनेगा। देखिए इसमें सेकेंड बात, इसमें आपसे पूछता है एक क्वेश्चन कि अगर समतल दर्पण हो और ये वस्तु का ऊंचाई h हो, तो इस वस्तु के ऊंचाई के बराबर प्रतिबिंब पाने के लिए दर्पण का ऊंचाई कितना होना चाहिए, समतल दर्पण का। मान ली कि ये वस्तु है 6 फीट का, तो हमें 6 फीट का प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण का ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर मान ली कि वस्तु 6 फीट का है, इसका आधा, कम से कम इसका आधा लेंगे दर्पण की ऊंचाई इससे आधा होगी, तभी जाके 6 फीट का प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात 3 फीट का। हम कह सकते हैं कि जब वस्तु का ऊंचाई के बराबर अगर हमें प्रतिबिंब चाहिए, तो कम से कम वस्तु की ऊंचाई का आधा लंबाई का समतल दर्पण होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछता है। दूसरा पूछता है कि दो समतल के बीच में अगर मान ली कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तब प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जितना थीटा देगा, मतलब जितना आपको कोण का मान देगा, उसमें उस कोण के मान से 360 में भाग दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, कह रहा है कि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री है, तब प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो हम इसे 60 से भाग देंगे, 6 36, 6 आया। तो यहाँ पे एक कंडीशन भी होता है कि मान लीजिए संख्या क्या है, सम है या विषम है। तो ये संख्या सम है, इवेन है। तो जब संख्या इवेन हो, सम हो, तो इसमें से 1 हटा देते हैं, -1 = 5। यानी अगर दो समतल के बीच का कोण 60 डिग्री हो, तो इनके बीच में बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, 5 होगा। लेकिन अगर इस संख्या इवेन ना कर, सम ना कर, विषम आए, मान लीजिए कि हम इसे भाग देंगे 360, भाग दीजिए आप, 8 चौका 32, 9 चौका 36, 4 से 40 डिग्री का अगर कोण बने, 40 डिग्री का 9 चौका 36, तो जो 9 आया सम है कि विषम है, ये 9 विषम है। 9 जो आएगा 360/40, 9 चौका 36, ये 9 क्या है, ओड है, विषम है। इसीलिए जब अगर विषम आएगा तो इतना ही प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि जब दो समतल दर्पण के बीच का कोण 40 डिग्री हो, तो उनके बीच में बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। जब भी अगर विषम आए तो उसमें कुछ ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, जितना आएगा उतना ही प्रतिबिंब की संख्या होगा। और जब सम आएगा तो उसमें से 1 हटा लेंगे। एक और कंडीशन बनता है, मान ली कि कोई ऐसा एंगल बन जाए जहां पे ये बाटा में आ जाए, फ्रिक्शन में माना जाए। जैसे मान ली कि 80 डिग्री का अगर एंगल बन जाए, एंगल कितने का बन जाए, 80 डिग्री का, तब ये फ्रिक्शन में आएगा। इसको जब काटिएगा तो 36/8, इसे भाग दीजिएगा तो 8 चौका 32, कई मरतबे कटेगा,
36, 8 चौका 32, 32 शेष 4। तो जब इस तरह से फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन में तो जो भागफल आता है, जो भागफल आएगा प्रतिबिंब की संख्या यही हो जाती है। ठीक है, तो जब फ्रैक्शन में भाग आए अब भाग देंगे, जितना भागफल आएगा यही होता है प्रतिबिंब का संख्या। यानी कि जब दो समतल दर्पण के बीच में कोण हो 80 डिग्री, तब प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा 4। यहां तक क्लियर। समतल दर्पण में इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो अभी हम आपको बतला दिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कॉनकेव मिरर में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ पे वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसके बाद वाला